हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। तो देखिए, डीएनए का रेप्लिकेशन समझेंगे, यानी कि डीएनए की कॉपी होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग तरीके से होता है। तो जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो भी अलग अलग यूज होते हैं, इनके फंक्शन समझेंगे। तो आज की सीरीज में हम लोग प्रोकैरियोट में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है उसको समझेंगे। फिर हम एक और क्लास लेंगे जिसके अंदर हम लोग यूकैरियोट के अंदर इन्हीं एंजाइम्स का फंक्शन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन होता है उसकी बात समझते हैं, या कोई भी रेप्लिकेशन होता है उस कंडीशन में जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए का सबसे पहले क्या होता है, ये डीएनए इस तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दो स्ट्रैंड है, और ये बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एक एंजाइम जिसका नाम होता है हेलिकेज, ये हेलिकेज एंजाइम ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये जो आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। भाई सिंगल स्ट्रैंड होना जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई कपल बनने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल तो पहले होना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो इनको डबल होना है, डबल होने के लिए इसको सिंगल होना पड़ेगा, फिर क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो जिसमें सिंथेसिस बिल्कुल बराबर होती है लगातार बिना किसी डिस्टर्बेंस के, उसे हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, जहां कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा वाला जो स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड पे सिंथेसिस होती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में। इनको हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स, इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्योंकि इनको ओकाजाकी भाई साहब ने डिस्कवर किया था, इनको ढूंढा था, नॉट भाई साहब बट ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने इनको बताया था। इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की बात करें तो ये लगभग 1000 बेस पेयर ये साइज के होते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको बाद में लाइगेज एंजाइम यहाँ पर जोड़ता है। अब ये क्या होता है, लाइगेज जोड़ देता है, फिर ये पूरा बराबर बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बन रहे हैं तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैग करता है, पीछे चलता है। दूसरा, इसी में जो सिंथेसिस होती है वो होती है डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक स्ट्रैंड पर हो रही है कॉन्टिन्यूअस और दूसरे स्ट्रैंड पर हो रही है सिंथेसिस डिसकॉन्टिन्यूअस, तो हमने कहा कि भैया रेप्लिकेशन होता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस सेंस में। एक स्ट्रैंड पर होगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरे स्ट्रैंड पर हुआ दूसरे स्टैंड पर हुआ डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। डायरेक्शन क्या होती है सिंथेसिस की, डायरेक्शन हमेशा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि डीएनए का जो भी स्ट्रैंड है वो सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो इसका टेम्पलेट होता है वो डायरेक्शन यहाँ पर इसके ऑपोजिट रहेगा, यानी ये 5 प्राइम अगर यहाँ सिंथेसिस हो रही है तो इसके ऑपोजिट 3 प्राइम होगा, और दूसरे साइड पे यहाँ 5 प्राइम होगा। डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, लेकिन सिंथेसिस की डायरेक्शन ये क्या है, ये इसके टेम्पलेट की डायरेक्शन है, ये टेम्पलेट की डायरेक्शन है। जब भी हम सिंथेसिस करते हैं तो ये देख रहे हैं किसी ना किसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगा, यानी एक रीजन होगा जहां से ओरिजिनेट होता है, जो कि एक एटी रिच रीजन पाया जाता है, यानी एडेनिन और थाइमिन रिच पाया जाता है, जो जल्दी मेल्ट कर जाता है, जल्दी मेल्ट करता है, इजीली मेल्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर आपकी सिंथेसिस होती है, और जब सिंथेसिस होती है तो एक बड़ा सा बबल बन जाता है। इस पार्ट को आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कहा एक बबल बन गया है, या हम कह सकते हैं कि आई बन गई है। क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये रेप्लिकेशन आई या फिर रेप्लिकेशन बबल है। इस रेप्लिकेशन बबल के एक छोटे से पोर्शन को, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना बच्चों, तो एक जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये पूरा पोर्शन विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक। इसको हम कहेंगे फोक, जिसको यहाँ इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। तो एक रेप्लिकेशन ओरिजिन में जब आपका बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होती है, यानी इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी सिंथेसिस हो रही है, तो हम उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस। ठीक है, किसी और दिन में बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल के बारे में आपको बताऊंगी।
फिलहाल हम इसके एंजाइम्स को समझ रहे हैं। तो बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होती है। बाई डायरेक्शनल यानी एक स्ट्रैंड पर इधर हो रही है, दूसरे स्ट्रैंड पर इधर सिंथेसिस हो रही है। इसी फॉर्क में एक आपका ऐसे और यहाँ पर ये सिंथेसिस होती है। दिस इज नोन एज बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ मूव कर रहा है, दोनों तरफ की सिंथेसिस होती जा रही है। इसे हम बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस कहते हैं। रेप्लिकेशन फोक के अंदर एंजाइम्स कौन से काम करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 1, 3, स्लाइडिंग क्लैम्प, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, जाइरेज, आरएनए प्राइमर, लैगिंग स्ट्रैंड में जो भी प्राइमर होते हैं वो, स्लाइडिंग क्लैम्प, ओके, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। एक एक करके समझेंगे क्या क्या काम होता है, कौन कौन करते हैं। पहला एंजाइम है डीएनए ए। डीएनए ए क्या करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हमारा ये डीएनए है और यहाँ पर इस रीजन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका डीएनए ए प्रोटीन। फिर आएगा आपका जाइरेज का क्या काम है? ये पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिमूव करता है। मान लीजिए ये मेरा डीएनए का रेप्लिकेशन फोक है, तो यहाँ पर क्या होती है ना, जैसे ही आप कोई चीज बीच से पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट हो जाएगी। वो जो टेंशन होती है उसकी वजह से डीएनए इस तरीके से जुड़ जाता है। जैसे रस्सी को आप बीच से पकड़ के खींच दें तो साइड में जिस तरफ से आप नहीं खींच रहे हैं आगे के पार्ट में कॉइल आ जाते हैं, टेंशन जनरेट हो जाती है। वो टेंशन की वजह से सुपर कॉइलिंग होती है। ये सुपर कॉइलिंग की वजह से क्या होता है बच्चा, इसकी वजह से डीएनए टूट सकता है, डीएनए टूट सकता है, ब्रेक आ सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर जाइरेज एंजाइम यूज होता है जो कि इसकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है। फिर एक एंजाइम होता है आपका डीएनए बी। डीएनए बी डीएनए हेलिकेज है जो पेरेंटल डुप्लेक्स को सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ता है। यानी कि ये काम करना इस डबल स्ट्रैंड डीएनए से यहाँ पर जो आपका हेलिकेज एंजाइम है ये करता है और इस बीच के अंदर जिप का काम करता है, अनजिप करने का। इसकी डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मान लेते हैं ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो डायरेक्शन हेलिकेज की किस साइड होगी? इस वाले स्ट्रैंड पर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा और ये वाले स्ट्रैंड पर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। यानी ये डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पर बाइंड करता है और इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम पर, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, इस तरीके से होगा। ओके, डीएनए सी ये डीएनए हेलिकेज को ओरिजिन पर लोड करता है। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। गामा कॉम्प्लेक्स इज द क्लैंप लोडर जो स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करता है। इसकी डायरेक्शन भी आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। पॉलीमरेज 3 कोर जो होता है ये डायरेक्शन इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ये मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। सिंथेसिस की डायरेक्शन देखिए, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको दिया है, इसके सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होगी? सिंथेसिस करने की डायरेक्शन होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है किसी जगह पर। ओके, बीटा क्लैंप के भी मूवमेंट की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी इंक्रीज कर देता है और पॉलीमरेज 3 के साथ काम करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाएगा जिसकी वजह से डीएनए की सिंथेसिस होगी। बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी डिनोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी ये क्या सिंथेसिस करेगा? ये केवल पॉलीमराइज करेगा, ये केवल पॉलीमराइज करेगा, सिंथेसिस अपने आप नहीं कर सकता। इसको क्या चाहिए होता है? फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप होता है जो कि बाद में इसमें ग्रुप्स को ऐड करता जाता है, ये एक्सटेंशन करता है, ये अपने आप शुरुआत नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं लाइगेज एंजाइम। ओकाजाकी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे उनको जोड़ के कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर रिमूव करता है और यही गैप भी फिल करता है डीएनए के अंदर। अब मैं ई कोलाई के कुछ फीचर्स और फंक्शंस बताती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि ई कोलाई के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जो कि एक डिफाइंड ओरिजिन पर स्टार्ट होता है, एक सिंगल ओरिजिन है जिसको हम ORIC कहते हैं। रेप्लिकेशन का ओरिजिन इस पर कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है? इस पर बाइंड करती है डीएनए ए। थर्ड, जो आपका रेप्लिकेशन का एसेंशियल रेप्लिकेटिव हेलिकेज होता है वो होता है डीएनए बी। ये होमोहेक्सामर है। होमोहेक्सामर मतलब कि सारी सेम यूनिट होंगी और 6 सब यूनिट होती हैं डीएनए बी की। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सब यूनिट आपकी डीएनए हेलिकेज की प्रेजेंट होंगी। रिंग लाइक है जिसके अंदर से ऐसे
डीएनए के अंदर एक स्टैंड पर ये मूव करता है। पोलैरिटी इसकी क्या रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन केस ऑफ इकोलाई। अगर मैं बात करती हूँ फैसिलिटेशन की बात करूँ, रेप्लिसोम का प्रोग्रेशन किससे हो रहा है? रेप्लिसोम का प्रोग्रेशन एक्सेसरी हेलिकेज के थ्रू भी होता है जिसमें रेप एंजाइम है और यूवीआर-डी है। ये भी हेल्प करते हैं आपके रेप्लिसोम के प्रोग्रेशन में। इसके अलावा एक फोर्क डिसइंटीग्रेशन एंड रेप्लिकेशन का रीस्टार्ट कंडीशन भी होती है, यानी कि जो फोर्क है वो बाद में टूटेगी, खत्म हो गई, मतलब फोर्क है एक फोर्क जब बन के आ रही है इस तरीके से, तो अब क्या होगा, ये आके कभी ना कभी तो दूसरी साइड से मिल जाएगी, इस तरीके से जा रही है, इधर से जा रही है, फाइनली आके मिल जाती है। इस कंडीशन में यहाँ पे फिर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देन डीएनए रिपेयर बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं? रिकॉम्बिनेज, रेक ए प्रोटीन, एक्सोन्यूक्लियस रिसेक्शन एट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज रेक बीसीडी प्रोटीन। इसके अलावा एंजाइम जो हॉलिडे जंक्शन के माइग्रेशन और रेजोल्यूशन के लिए चाहिए वो होते हैं आरयूवी एबीसी। ये रिकॉम्बिनेशन के लिए चाहिए जिसको हम किसी और क्लास में समझेंगे। नाउ कमिंग टू द रेप्लिकेशन फोक रिवर्सल एट स्टॉल्ड रेप्लिसोम। अगर मान लीजिए कोई डैमेज आ जाता है, कोई बेस है, यहाँ पर मान लीजिए कोई गलत बेस आ गया है, कोई खराब बेस है, कोई मिसमैच है, तो क्या होगा, रेप्लिकेशन फोक जो हो रही होगी वो रिवर्स कर सकती है और वापस से जो रेप्लिसोम है उसको वो रोक सकती है। ये उस केस में होगा कि भाई डैमेज है वो सही नहीं हो सकता, मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आ गया है, इस पोजीशन पर एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक के आगे ये हमारी जो रेप्लिकेशन फोक है वो मूव ही नहीं कर सकती, तो क्या होगा, ये यहीं से पीछे लौट जाएगी। इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोक का रिवर्सल एट स्टॉल्ड रेप्लिसोम। नाउ कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन टर्मिनेशन जो होता है वो ऑपोजिंग रेप्लिकेशन फोक से होता है। एक रेप्लिकेशन फोक यहाँ, एक रेप्लिकेशन फोक यहाँ, ये जब यहाँ मूव करती है तो लास्ट में एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं टर सीक्वेंस, टर ए बी सी। इन टर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करती है आपकी टस प्रोटीन, ये टस प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है, फाइनली हो जाता है टर्मिनेशन। सो पोलर अरेस्ट होता है रेप्लिकेशन फोक का एट टर साइट्स जो कि टस प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं और फाइनली इनका एंड हो जाता है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यहाँ पर को डायरेक्शनल है, को डायरेक्शनल यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मूव करेगा, या मूव करने की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, दोनों में डीएनए हो या आरएनए की सिंथेसिस हो, और ये इसके सिंथेसिस की डायरेक्शन है, दोनों में मूवमेंट की अलग है, सिंथेसिस की अलग है, और ये को डायरेक्शनल है, मतलब सेम डायरेक्शन में होता है। इन हाईली ट्रांसक्राइब जीन जैसे कि आर जीन में जैसे जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है वैसे वैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। दो तरीके से टर्मिनेशन होता है, एक होता है रो डिपेंडेंट, एक होता है रो इंडिपेंडेंट। किसका टर्मिनेशन होता है? ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन की बात है ये। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड आर लूप जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड लूप्स हैं वो बन जाते हैं। सो ये जो रेप्लिसोम लूप है, दीज आर प्रिवेंटेड बाय टोपोआइसोमेरेज 1 एक्शन, आरएनएज एच एंड रेक जी हेलिकेज। कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है और कोई एरर आ जाए तो उसमें क्या होते हैं, कुछ लूप्स बन जाते हैं इस तरीके के, वो लूप्स की वजह से ट्रांसक्रिप्शन हॉल्ट हो जाता है एंड फिर बाद में इसमें आपके कुछ न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर वाले एंजाइम्स आएंगे, इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद वापस से रेप्लिकेशन, प्रॉपर रेप्लिकेशन के एंजाइम आए एंड देन यू विल बी गेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन गोइंग अहेड। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज CSDR, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि ई कोलाई के अंदर पाया जाता है। ये क्या चीज है भाई? एक होता है ओरिजिन इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, तो हम हमेशा मानते हैं कि एक होता है ओरिजिन डिपेंडेंट ओनली, दिस इज नॉट ओरिजिन डिपेंडेंट, दिस इज ओरिजिन इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। यहाँ ओरिजिन यानी ORIC की जरूरत नहीं होती है, ये या तो इंड्यूस्ड स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। बेसिकली एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक अगर आ गया है तो एंड रिसेक्शन होगा और जो आपके 5 प्राइम एंड है वो मूव करता जाएगा, जिसकी वजह से एक 3 प्राइम आपको ये रीजन मिल जाता है, सिंगल स्ट्रैंड रीजन मिल जाता है। ये जाके अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ मूव करता है और जाके एक डी लूप का फॉर्मेशन कर लेता है। डी लूप का फॉर्मेशन करता है तो अब इसके बाद प्राइमोसोम
और रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है और इस वाले डीएनए को वो रेप्लिकेट कर देता है। इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन। दिस इज ओरिजिन इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूटिव स्टेबल डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, एक आर लूप बनता है। सी आर लूप मैंने अभी आपको बताया कि रेप्लिकेशन लूप टाइप का है, ये जैसे डिस्प्लेसमेंट लूप था ठीक उसी तरीके से। अब ये लूप बनने के बाद कोई डीएनए आएगा, स्ट्रैंड इन्वेड करेगा। स्ट्रैंड इन्वेड करने के बाद यहाँ प्राइमोसोम एंड रेप्लिकेशन इनिशिएशन की मशीनरी आ जाएगी, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, किधर भी आ सकती है। एंड देन फाइनली रेप्लिकेशन हो जाएगा। सो ये दोनों चीजें देखने को मिलती है इकोलाई के अंदर। दोनों में से कोई भी ऑल्टर्ड मोड ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी सीन इन इकोलाई। और ये इंड्यूसिबल हो, या ये इंड्यूसिबल कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको SOS इंड्यूस्ड सेल में, यानी कि जो हमारे सेव आवर सोल यानी डीएनए रिपेयर में हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो SOS रिस्पॉन्स काम करता है, उस केस में आपका ये एक्टिव हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूटिव कब होगा, जब आपका RNH म्यूटेंट में मिलेगा, ठीक है, ये आपका RNHA म्यूटेंट में मिलता है। इस दोनों में ही आपका ये कब होगा, जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। दोनों में ही तब होगा जब हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है। सो बेसिकली ये दोनों के दोनों रेक ए प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं, और दोनों में से किसी को भी DNA A प्रोटीन नहीं चाहिए, ना ही इनको ORIC चाहिए। तो बेसिकली वी नो ORIC यहाँ नहीं चाहिए, रेक ए प्रोटीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। एंड द थर्ड पॉइंट, यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका DNA A प्रोटीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करती है ORIC को। ठीक है बच्चों, अब एंजाइम के फंक्शन एक बार समझ लेते हैं। 5 आपके एंजाइम होते हैं इकोलाई के अंदर, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4, पॉलीमरेज 5। पॉलीमरेज 1 में एक ही सब यूनिट होती है, ये प्राइमर रिमूवल का काम करता है। पॉलीमरेज 2 जिसे DIN-A भी कहते हैं, इसमें एक ही सब यूनिट होती है, DNA रिपेयर में काम आती है। पॉलीमरेज 3 कोर एंजाइम में होलो एंजाइम भी होता है। कोर एंजाइम में 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि एप्सिलॉन, अल्फा एंड थीटा। और इसके अलावा आपके होलो एंजाइम होते हैं जिसमें 9 सब यूनिट होती हैं, जिसको हम याद भी रख सकते हैं। मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको इन दोनों को याद करने का तरीका समझा सकती हूँ। नाउ इनकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है। इसके अलावा जो आपका पॉलीमरेज 4 है, DIN-B प्रोटीन होती है, DNA रिपेयर में, ट्रांसलेशन सिंथेसिस में काम करता है। पॉलीमरेज 5 कहाँ काम करता है, UMUC, UMUD2-C में काम करता है। 3 सब यूनिट होती है, ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस में काम कर रहा है। दीज आर ऑल अबाउट द यूनिट्स। पॉलीमरेज 1 में 5' to 3' पॉलीमरेज, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, सिंगल यूनिट है। पॉलीमरेज 2 में 5' to 3' पॉलीमरेज, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, सिंगल यूनिट है। पॉलीमरेज 3 की बात करते हैं, इसमें 5' to 3' पॉलीमरेज एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। देखिए यहाँ पर 3 ये कोर है, थीटा, एप्सिलॉन एंड अल्फा, ये कोर है। और बाकी जो एंजाइम है वो पूरा होलो एंजाइम में 2 बीटा सब यूनिट रहेंगे, 2 टाउ सब यूनिट रहेंगे, एक डेल्टा, डेल्टा डैश रहेगा, डेल्टा एंड डेल्टा डैश रहेगा, एक गामा होगा, एक साई होगा, एक काई होगा। गामा, साई एंड काई, साई एंड काई, ये आपकी सारी सब यूनिट्स होती हैं, टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब यूनिट। पॉलीमरेज 4 में केवल पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस नहीं होती, सेम एज विद पॉलीमरेज 5 ऑल्सो, 4 and 5। इसको हम DNB कहते हैं। ये इसमें 2 पार्ट हैं, UMUC एंड UMUD- के 2 पार्ट। ओके, यहाँ तक आपका था। आई गेस आपको एंजाइम को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन चार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। एंड अगर आपको ये चार्ट अच्छी लगे, ये सारे टेबल्स अच्छे लगे, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।